नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आप लोगों को अपने चैनल द लर्निंग अड्डा में फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और करंट डेली डोज के नाम से ये सीरीज है। ये 10 और 11 अगस्त का हमें जो है करंट पढ़ाना है, ठीक है। और ये मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है और ये चैनल अपना है यूपीएससी से लेकर यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल, एसएससी, रेलवे, इससे बाहर नहीं जाएगा भाई। इससे बाहर किसी भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम भारत में होते, चाइना में नहीं, भारत में। चाइना वाले की बात ही नहीं कर रहे, उस इससे बाहर करंट नहीं जाएगा। एक बार पढ़ लो, आप पूरी क्लास पढ़ा करो, बीच में छोड़ो मत क्लास को। क्योंकि छोड़ोगे तो खोओगे। सीधी सी बात यह है, छोड़ना मत सीखो। जो काम शुरू कराओ उसे पूरी तरीके से कमिटमेंट के साथ पूरा करो, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। बहुत अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया गया है, 7 अगस्त को, ठीक है। स्टेटमेंट वन है, 1905 में इस दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक, इट वाज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च ऑन सेम डे। क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, और इसी की वजह से ये शुरू किया गया, इसलिए इसका पहला आंसर ठीक है। इन क्वेश्चंस में पहला जो स्टेटमेंट है वो ये होता है कि हमेशा पहले रीजन पढ़ो। अगर रीजन की वजह से स्टेटमेंट है तो ये आंसर ठीक होगा, नहीं तो फिर बीच वाला होगा। लेकिन इसमें दोनों है, इसी की वजह से शुरू किया गया। तो क्या बात हुई थी, बात शुरू करते हैं। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं, जो कि 1905, 7 अगस्त 1905 के शुभारंभ का प्रतीक है। भारतीय इतिहास में अगस्त में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, ठीक है। हथकरघा के लिए क्या, हथकरघा समुदाय और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा 2015 से मनाया जा रहा है ये, ठीक। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, टिकाऊ पर्यावरण अनुकूल उत्पाद के लिए एक स्तंभ के रूप में मनाया जा रहा है। मतलब कुल मिला के इंडिजीनियस चीजें, इंडिजीनियस समझते, स्वदेशी, स्वदेशी चीजों को बढ़ावा। स्वदेशी मूवमेंट भी हमारा ऐसे ही चला था, ठीक। स्वदेशी मूवमेंट भी ऐसे ही चला था। और ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की ये थीम जरूर याद रखेंगे, परंपरा में नवाचार को भुनना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट थीम है इस बार के लिए। आप स्वदेशी मूवमेंट देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन क्या है? स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। किसकी वजह से हुआ था? लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था भाई? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को अलग किया गया था, बंगाल के दो भाग कर दिए गए थे, ठीक। एक पश्चिम बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में क्या था? बांग्लादेश था, जो आज का वर्तमान बांग्लादेश है। क्यों किया गया था? ये धार्मिक आधार पर किया गया था। किस आधार पर किया गया था? धार्मिक आधार पर किया गया था। लेकिन इसका कहना ये था कि हम प्रशासनिक आधार पर कर रहे हैं। कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन चाहता था कि बंगाल में जो सुधार चल रहे हैं, मतलब जो बंगाल से लगातार क्रांति की बू आ रही है, उस बू को खत्म करना। बू को खत्म करने का मतलब ये है कि उसको ऐसा लगता था कि बंगाल हमें कहीं ना कहीं परेशान करता रहेगा। चलो कलर चेंज कर लेते हैं, नीला ले लेते हैं। बंगाल हमें कहीं ना कहीं परेशान करता रहेगा, इसीलिए इसने बंगाल को तोड़ने की कोशिश की, और कोशिश करने में 1905 में तोड़ भी दिया, ठीक। कलकत्ता के टाउन हॉल, कलकत्ता के टाउन हॉल की बात करेंगे। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक से लेकर स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसमें लोगों ने मैनचेस्टर और लिवरपूल, ये दोनों कारखाने कहाँ? लंदन में है। कहाँ है? लंदन में, आज भी चल रहे हैं। कहाँ है? लंदन में है ये दोनों कारखाने। का बहिष्कार करने की बात की थी। किसकी? विदेशी कपड़ों की बहिष्कार की बात की थी। और दूसरी चीज अगर हम बात करें तो इसके जो नेता थे, इसके नेता, वो नेता हैं एस एन बैनर्जी। याद रखेंगे, स्वदेशी मूवमेंट के नेता कौन है? एस एन बैनर्जी। और इनकी किताब का नाम है बंगाली, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है। ये बहुत सारी बातें हैं, इतिहास का टॉपिक है, इतिहास में पढ़ाने लायक है। इतिहास में बताएंगे इसको, बहुत सारी बातें इसके अंदर हुई। नरम दल गरम दल में विभाजन हो गया। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष कौन थे? क्या नाम है उनका? दादा भाई नौरोजी। 1905 में एक अधिवेशन हुआ था, बनारस अधिवेशन, अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1907 का अधिवेशन हुआ राज बिहारी घोष के समय में हुआ, और उसमें क्या हुआ था? उसमें नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे। सूरत, वो सूरत में फूट हो गई थी,
किस किस के बीच में, नरम दल और गरम दल के, कांग्रेस की फूट। तो कुल मिलाकर हम याद रखेंगे कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस क्यों मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय, ये इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इसकी बहुत डिमांड चल रही है भारत। इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद है। कहाँ है? इलाहाबाद है। पहली लाइन तो ये याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद है। इसकी बहुत डिमांड चल रही है। डिमांड क्यों चल रही है? डिमांड का कारण है, कारण ये है कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के नए नए साधन विकसित कर रहे हैं, तो ये नदियों पे साधन विकसित हो रहे हैं। सब बहुत सारे देश सिर्फ नदी के ट्रांसपोर्टेशन पर हैं, जिसमें पर्यटक भी हैं, टूरिज्म भी है, और सामान इधर उधर से, और सामान को लाना ले जाना आसान भी, इजी भी है। तो इसीलिए ये बातें बार बार आती हैं, ये बातें बार बार आती हैं, और हम और चीजों से अपनी आत्मनिर्भरता को इधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अगर इधर भेज रहे हैं तो इसकी बहुत जरूरत है। चर्चाओं में क्यों आया, फिलहाल तो याद रखेंगे। इसका परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में है। पहले तो ये याद रखेंगे। असम में राष्ट्रीय जल मार्ग 57, देखो 57, लगभग 111 जल मार्ग बन चुके हैं अब तक। कोपिली नदी को चालू कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आएगा कहाँ किया गया है, जिससे समुद्री विजन देखा हमने 2030 का, और पीएम गति शक्ति योजना, इन दोनों योजना के तहत इस अंतरदेशीय जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। असम में पहले से ही 4 है। ब्रह्मपुत्र पे NW2 जो सदिया से लेकर ब्रह्मपुत्र तक जाता है, एक बराक नदी पे NW16, और एक धनसरी नदी पर कौन सा है? NW31, और कोपली नदी पर NW57। ये सबकी सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, चाहे बराक हो। ये मणिपुर में है, याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मणिपुर में है। ये धनसिरी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, असम में है। धनसिरी, सुबनसिरी, ये सारी है, बरेली। ठीक है। अंतर्देशीय क्या, ये नदी और झीलों के नहर के बैक वाटर झीलों के किनारे होते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से भारी माल यात्रियों के परिवहन के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य सड़क और रेल परिवहन के भीड़ भाड़ वाले मार्गों को पूरक बनाना है। ठीक है, ये इसका टारगेट है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग IWAI की स्थापना 1986 में हुई थी। ये राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है, ये भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। कितने? 2016 के तहत, ये अधिनियम 2016 में आया था। कुल मिला के 111 अंतर्देशीय जलमार्ग बन चुके हैं, ये राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जा चुका है। ठीक है। इनकी कुल लंबाई 20,275 किलोमीटर और 24 राज्यों में फैले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना सहित कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, यूपी में भी। ये क्वेश्चन याद कर लेना उत्तर प्रदेश वालों भाई, ठीक है, और ये याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे चलते हैं। NW1 कहाँ है? प्रयागराज से हल्दिया, भगीरथी, गंगा भगीरथी हुगली नदी पर। हल्दिया कहाँ है? बंगाल में। और प्रयागराज को तो सभी जानते हैं, महाकुंभ लगा था। ठीक। राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ये ब्रह्मपुत्र में असम के पांडु से शुरू होकर धुबरी तक जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। बांग्लादेश सीमा की वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 केरल के बेस्ट कैनाल से बैक वाटर का एक नेटवर्क है, कोलम से लेकर कपाटपुरम तक जाता है। कोलम से लेकर कपाटपुरम तक जाता है। अन्य है NW4 है, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में कोरोमंडल नहर से होकर गुजरता है। ये बराक नदी से होकर गुजरता है, असम के बदरपुर करीमगंज को जोड़ता है। तो ये बहुत सारे हैं, आप इतने नहीं ये जरूर याद कर लें जितने मैंने कहे हैं, क्वेश्चन इनसे बन सकता है। ठीक है, बाकी क्योंकि 111 तो पॉसिबल नहीं है याद करने, लेकिन जिसकी क्षमता हो वो कर भी सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसरो ने एक अंतरिक्ष एनालॉग मिशन होप कहाँ से लॉन्च किया है? ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इस बार के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ? ये लद्दाख से किया गया। कहाँ से किया गया? लद्दाख से। पहले तो होप मिशन समझ लो क्या है ये एनालॉग। एनालॉग क्या है? ऐसा समझो साहब, हमें जाना है स्पेस में, स्पेस में भेजना मानव। मानव किससे भेजेंगे हम? गगनयान से। हमारा ये टारगेट है, गगनयान से मानव भेजेंगे, और चंद्रयान से अगला वाला चंद्रयान जो है उससे चंद्रमा पर आदमी भेजेंगे। ये हमने 2 टारगेट बना रखे हैं, दोनों अभी अंडर प्रोसेस है, प्रक्रिया में चल रहे हैं। तो स्पेस की कंडीशंस को कंडीशन को देखने के लिए, देखने का मतलब समझ रहे हो, स्पेस में क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे वहां पर स्थिति को झेला जाएगा, या वहां पर क्या क्या समस्याएं आएंगी, उसके लिए एनालॉग मिशन है।
मतलब स्पेस जैसा वातावरण बनाया गया है। ठीक, कहाँ क्यों बनाया गया? लद्दाख में। लद्दाख ही क्यों चुना गया, देखते हैं हम आगे। भारतीय अंतरिक्ष इसरो ने एक लंबी दूरी के लिए अंतरिक्ष मिशन के लिए चुनौतियों का अनुकरण करने के अध्ययन करने के लिए तो सोकार घाटी लद्दाख में हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन होप, इसकी फुल फॉर्म ये है। अंतरिक्ष लोग मिशन की व्याख्या, ये होप मिशन है क्या? इसका मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से चंद्रमा और मंगल से जुड़े मिशन को प्रौद्योगिकी और मानव स्वास्थ्य के और प्रोटोकॉल के परीक्षण के लिए अंतरिक्ष जैसी स्थितियों का अनुकरण करना है। मतलब कुल मिलाकर जैसी अंतरिक्ष में कंडीशन होती हैं, जैसी स्पेस में कंडीशन होती है, ग्रेविटी कम होना और वो सारी चीजें, तो यहाँ पर वो चीजें मिल रही हैं, यहाँ पर वैसे तरीके का बनाया गया है। ठीक है, स्थल का चयन लद्दाख ही क्यों किया गया, तो कार घाटी क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर मंगल ग्रह जैसे वातावरण, उच्च यूवी विकिरण, कम वायु दाब, नमकीन जमीन, हुई जमीन, ठंडे तापमान के कारण किया गया। ऑक्सीजन का स्तर केवल 40% है। चट्टानी रेतीली मंगल ग्रह से मिलती जुलती है। महत्व मंगल, ये मिशन गगनयान पृथ्वी की निचली कक्षा के लिए भविष्य में भेजे जाने वाले मानव मिशन, मतलब स्पेस में मानव भेजा जाएगा। और 2040 तक हम चंद्रमा पर मानव भेजने का टारगेट है, ये जरूर याद रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है। 2040 तक, कब तक भेजेंगे? हम 2040 तक भेजेंगे। तो ये जो टारगेट है, इस टारगेट को सेट करने के लिए ये बात की गई है। ठीक है, ये मिशन गगनयान सहित, ठीक है, ये तो मैं अभी, ये मैंने बताया दिया आपको, ये वाली बात अभी ही लिखी हुई थी। ठीक है, 2040 तक चंद्रमा पे भेजेंगे। ठीक। अच्छा, जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को अलग हुआ। क्या था इस दिन? राष्ट्रीय एकता दिवस। किसकी याद में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। जम्मू कश्मीर क्या है? इस समय में जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला यूटी हो गया है, मुख्यमंत्री का निर्वाचन हो गया है। ठीक। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पे बात करें, झेलम नदी है, चिनाब नदी है, बगलिहार परियोजना। चलो बगलिहार याद कर लो। बगलिहार क्या है? चिनाब पर है। चलो पोंग बांध याद कर लो, पोंग। पोंग कहाँ है? ये पोंग है ब्यास नदी पर। ठीक। नीलम परियोजना, नीलम किस पर है? झेलम पर। बहुत सारे फैक्ट हैं इसके अंदर, बहुत सारे। लद्दाख के बारे में बात करें हम, कलर ही चेंज करने लद्दाख पढ़ने के लिए। चलो आप ये वाला ले लें, ये वाला ले लें, ये ले लें। ठीक है, पहले से मिटा ले लें, पहले। अब चल रहे हैं हम इसमें, लद्दाख कैसे पढ़ेंगे। लद्दाख की राजधानी क्या लेह है। यहाँ पर कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन, जो संसार का सबसे बड़ा युद्ध स्थल है, सबसे ऊंचा, बड़ा नहीं, ऊंचा युद्ध स्थल। ठीक है, ये बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। यूपी, यूपी के बारे में बात करें हम, राजधानी तो आपको पता ही है, लखनऊ है। ठीक। कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ पर। क्या है? दुधवा है। दुधवा के दो रेंज है, किशनपुर और करतनिया घाट। एकमात्र नेशनल पार्क है। फुलहर झील है। फुलर झील कहाँ पर है? याद रखेंगे, पीलीभीत में है। अच्छा, दूसरी चीज, इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती। ठीक। एक चीज जो याद रखेंगे, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमसोट। कहाँ पर है? सहारनपुर में। अच्छा, एक चीज और इधर को ले जाए, ऐसा ही उत्तराखंड को, चलो इसका भी कलर ही चेंज करके पढ़ा है, कंफ्यूज मिक्स हो जाओगे।
चलो ये वाला लेते हैं। यहाँ से उत्तराखंड ले लो। 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग होकर बना। नीति माना कर रहे हैं। चाइना से भी इसकी सीमा लगती है और नेपाल से भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके, हाँ, दूसरी राजधानी याद रखो, इसकी नई राजधानी बनाई जा रही है गैरसैंण। गैरसैंण राजधानी बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये सब बातें हम इसमें बात कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी वायरस को किसके रूप में वर्गीकृत किया? कैंसरकारी के रूप में वर्गीकृत किया है। देखो भाई होता क्या है, ये देखो हेपेटाइटिस क्या है। हेपेटाइटिस हमेशा यकृत, लीवर को परेशान करता है। लीवर को परेशान क्या करता है? अगर किसको हो जाता है तो समझिए लीवर में कैंसर होने की संभावना पूरी पूरी है। कैंसर की संभावना। तो कुछ चीजों से बचो भाई, बहुत बुरी बीमारी है ये वायरल संक्रमण से भी हो सकता है। इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है तो हो सकता है। शराब, ड्रग्स और इसके कारण भी हो सकता है। शराब से बचना चाहिए। यकृत की सूजन है, जैसे तीव्र और दीर्घकालिक हो सकती है, जिससे फाइब्रोसिस, सिरोसिस और यकृत कैंसर, ये सिरोसिस वगैरह ये जो है ना, ये कैंसर के लक्षण है। ठीक है, याद रखना ये बात। ठीक, हेपेटाइटिस डी, इसको कैंसर कारी घोषित कर दिया है। ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन विभिन्न देशों के स्वास्थ्य संगठन संबंधी समस्याओं के सहयोग के लिए, डब्ल्यूएचओ की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? डब्ल्यूएचओ है क्या? ये सभी पूरे विश्व की स्वास्थ्य के बारे में बात करता है, लेकिन कोविड 19 में इसका रोल हमें गलत दिखाई दिया। चाइना की तरफ झुकाव ज्यादा था, जिस वजह से ट्रम्प बाबू नाराज हो गए थे। ट्रम्प बाबू ने इससे सारी फंडिंग रोक दी थी। इसमें 194 इस समय सदस्य देश हैं। ठीक, ये यूएनओ की एक आनुषंगिक इकाई है, याद रखेंगे यूएनओ से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है किससे रिलेटेड है? यूएनओ से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ये भी याद रखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस दिवस। ठीक है, लो, अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा अच्छा लगा रहा। विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक, 7 अप्रैल को। ये स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा करना है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, और इथियोपिया के डॉक्टर है जिनका नाम है टेड्रोस एडोरम गैब्रियस। ये इस समय इसके महानिदेशक है। ये बहुत समय से इसके महानिदेशक बने हुए हैं। ठीक है, ये डब्ल्यूएचओ के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक, इसको हमेशा याद रखेंगे। मानव तस्करी से निपटने के लिए बिहार पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या? ऑपरेशन नया सवेरा। जो मानव तस्करी चल रही है उससे बचने के लिए, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। ऑपरेशन विजय क्या था? कारगिल वॉर से संबंधित था, कारगिल की लड़ाई। ठीक। राज्य माल एवं सेवा कर के तहत फेसलेस एजुकेशन को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। ये है क्या भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, पहले इसको याद कर लो। केरल राज्य बना। ये है क्या? है क्या? ये है ये हाल में केरल ने जीएसटी फेसलेस आदि निर्णय को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। केरल 2 जिलों में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करेगा। फेसलेस आदि निर्णय का अर्थ क्या है? ठीक है, ये सभी प्रक्रियाएं करदाताओं और जीएसटी अधिकारियों के बीच आमने सामने डिजिटल रूप, मतलब एक दूसरे के सामने बैठकर डिजिटल रूप से की जाएगी। मतलब जो भी नोटिस जारी करना है, जवाब प्राप्त करना है, ये सब क्या करना है कि सब ऑनलाइन बैठ जाओ। ठीक है, झंझट ही खत्म। लेटर और पत्राचार का माध्यम खत्म करके सीधे डिजिटल रूप से करा गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। कौन सा राज्य? केरल राज्य। ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, आप इसको पढ़ लेंगे। किस राज्य की भू प्रजातियों के संरक्षण के लिए श्री अन्न अभियान एएसए के तहत मानक ओएसओपी शुरू की है? तो ये है उड़ीसा। इसने शुरू करी है एसओपी, जिसका नाम है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर श्री अन्न अभियान। ये असल में क्या है? ये एक बीज का है। बीज कैसे कैसे है मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। बीज का संरक्षण है कैसे है, ये देखो।
ओडिशा ने श्री अन्न अभियान SAA के तहत भूमि प्रजातियों को संरक्षण और छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक SOP शुरू की है। भूमि प्रजातियों के आनुवंशिक रूप से विविध पारंपरिक बीज किस्में हैं। जैसे ये बीज की किस्म नहीं, सॉरी, बीज की किस्म है जो स्थानीय परिस्थिति को अनुकूल बनाती हैं, कीट की प्रतिरोधक क्षमता और जलवायु परिवर्तन जैसे गुण होते हैं। समझ रहे हो नहीं आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये किससे संबंधित है? कीटों से संबंधित है। मतलब कीटों से कह रहा हूँ, बीज से संबंधित है। बीज, ऐसे बीजों का निर्माण किया जाएगा, ऐसे बीज बनाए जाएंगे जो पर्यावरण हितैषी हो, किसानों के लिए सस्ते हों और कीट मुक्त हों, जिससे फसल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। हाल में खबरों में रहा रेड पांडा IUCN की किस स्थिति में है? देखो ये तो संकटग्रस्त है साहब। IUCN की रेड पांडा मिलता ही नहीं, और मिल जाए तो समझ लीजिए आपके बारे नहीं आ रहे हैं, और इस बार ऐसा ही हुआ है। हाल ही में सिक्किम के गंगटोक में हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये भी याद रखें हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? सिक्किम में है। एक संरक्षण कार्यक्रम के तहत 7 वर्षों के अंतराल में लाल पांडा के शावकों का जन्म हुआ है। कितने? 7 साल बाद, 7 साल बाद लाल पांडा के शावक हुए हैं। लाल पांडा एक छोटा पांडा होता है जो शर्मीला होता है, एकांतप्रिय होता है, शाकाहारी होता है और पेड़ों पर रहने वाला होता है। सर्दियों और संतुलन में गर्मी के कारण अपनी लंबी घनी पूंछ का उपयोग करता है। ये संकेतक प्रजाति है जो पारिस्थितिक परिवर्तनों के संकेत देती है। मुख्य रूप से भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार के पर्वतीय जंगलों में पाया जाता है। इसको IUCN ने रेड डाटा सूची, लाल सूची में, ठीक है, रेड डाटा सूची में शामिल किया। ठीक है, देखो IUCN क्या है, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN एक अंतरराष्ट्रीय प्रकार का संरक्षण संघ है जिसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति के संरक्षण और प्राकृतिक मुख्यालयों का सतत प्रयोग करता है। इसका हेडक्वार्टर देखो, हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लैड में है। ये इंपॉर्टेंट, स्विट्जरलैंड के ग्लैड में है, याद रखेंगे। 5 अक्टूबर IUCN 1948। ठीक है, अगली बार मैं पूछूं तो कमेंट सेक्शन में तुरंत ही जवाब देना। ठीक, IUCN। आगे चलते हैं। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक एक संगीत महोत्सव आयोजित कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। फर्स्ट एवर बाय बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कॉर्पोरेशन बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिकल फेस्टिवल भारत मंडप इन। देखो बिम्स्टेक, बिम्स्टेक के बारे में हम याद कर लें। बिम्स्टेक क्या है? ये लिखा है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच में इकोनॉमिकल और टेक्निकल, इकोनॉमिकल और टेक्निकल सहयोग। क्योंकि सार्क जब से खत्म हुआ है तब से हमने इसकी तरफ ध्यान से देना शुरू करा है। तो 20 तो है इसमें बांग्लादेश। ठीक है, ऐसे पहले तो इसका नाम बिस्टेक था, तो पहले बांग्लादेश हो गया था, इंडिया हो गया था, एस फॉर श्रीलंका हो गया था, टी फॉर थाईलैंड, थाईलैंड और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हो गया था। फिर उसके बाद म्यांमार आ गया, तो इसका नाम हमने बिम्स्टेक रख लिया। लेकिन इसके बाद और देश इसमें जुड़ गए। जब और देश जुड़े तो इसका नाम हमने रख दिया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये हमने इसका नाम रख दिया। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है इसकी स्थापना कब हुई, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताना भाई। कुछ मेहनत करो, स्थापना कहाँ हुई और कब हुई, और कार्य क्या है इसके, क्या है कार्य क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन सी विधानसभा ऐसी ये है, विधानसभा बनी है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित होगी? तो ये दिल्ली विधानसभा है, याद रखेंगे। दिल्ली, दिल्ली ने ये काम करके दिखाया है इस बार। ठीक है, क्या है इसके अंदर? देखो आर्टिकल 168 क्या कहता है? राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल में 3 होंगे। एक तो होगा गवर्नर, प्रेसिडेंट नहीं, गवर्नर, राज्यपाल, राज्यपाल, गवर्नर, गवर्नर, और दूसरी होगी LA, LA को कहते हैं हम लोकसभा, वो लोकसभा कह रहा हूँ, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। और एक होगी LC, विधान परिषद। और आर्टिकल 169 कहता है विधान परिषद का गठन किया जा सकता है या उसे हटाया जा सकता है, और ये काम किसके द्वारा होगा? संसद के द्वारा होगा। के द्वारा होगा भाई दोस्तों, संसद के द्वारा। 176 कहता है कि विधानसभाओं की संरचना होगी, क्या होगी? विधानसभाओं की संरचना होगी
कितनी कितनी संख्या होगी, चलो ये भी कमेंट सेक्शन में बताना तुम मुझे। ठीक, 69वें संविधान संशोधन क्या कहता है, यूनियन टेरिटरी को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त कराया गया है। ठीक, किसको कराया गया, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त कराया गया है। और क्या दिया गया है इसे, दिल्ली को एनसीआर में घोषित कर दिया गया है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी कह सकते हैं या नेशनल कैपिटल रेंज कह सकते हैं। दर्जा रीजन, सॉरी रेंज नहीं। इसके साथ ही दिल्ली के लिए एक विधानसभा और एक मंत्रिपरिषद होगा। अब इस समय में 3 यूटी हो गई हैं। यूटी कितनी हो गई है, 3 हो गई हैं। एक तो जम्मू कश्मीर हो गई जहाँ मुख्यमंत्री है, एक दिल्ली हो गई, और एक है पौंडीचेरी। क्या है, पौंडीचेरी। समझ रहे दोस्तों। ठीक, अगर एक हाँ कुछ है क्या, नहीं है, तो यही मैं आप लोगों को एक बता देते हैं, कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। इसका कोड मैंने बना रखा था, JUAM, BT, मतलब जुकाम बैक्टीरियल, BT बैक्टीरियल जुकाम। बैक्टीरियल नहीं होता है, वायरल होता है, वैसे कंफ्यूज मत हो जाना। जम्मू कश्मीर हट गई है, इसको तो कट कर दो। यू से यूपी है, हमें बहुत जरूरत है इसकी। कर्नाटक है, JUKA से हो गया आंध्र प्रदेश, M से महाराष्ट्र, B से हो गया अपना बिहार। बिहार पीछे कैसे रह जाएगा, हर चीज में आ गया तो पीछे कैसे रहेगा भाई। और T से तेलंगाना। तो कितने हो गए भाई, यहाँ से मैंने 1 2 3 4 5 6, 6 राज्यों में इस समय ये है। ठीक, विधान परिषद है। ठीक, विधान परिषद का सृजन और हटाना आर्टिकल 169 में होता है। ठीक, कौन करता है इसको, संसद करता है। चलो इसके भी सदस्य बताना, तो आप इसके आपके पास काम है संसद के सदस्य बताने हैं। वो संसद कह रहा हूँ, विधान सभा के सदस्य बताने कितने हो सकते हैं, विधानसभा कर लाना भाई, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। विधान परिषद के सदस्य, और आप लोगों को मैंने बताया बिम्स्टेक की स्थापना। ये तीन तीन चीजें बता दो, ठीक है। ये हम यहाँ पर आ गए। चलिए आगे चलते हैं हम। अगर हमारा जो है थैंक यू है, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर ये क्लास और सेशन अच्छा लगा हो तो लोगों को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लोगों तक इस बात को पहुंचाइए कि हम कुछ अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ लोगों को अच्छी बातें बताते हैं। और मुझे आपसे उम्मीद है कि हम 2 लोग मिलकर एक अच्छा काम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नए सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।